चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहला डिस्कशन हमारा और हम स्टार्ट करेंगे एल्गी के साथ में। एल्गी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप बातें कर लेते हैं रिगार्डिंग प्लांट किंगडम। तो पहले एक बार देख लेते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट। आप हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे एक बार प्लांट किंगडम की। अगर हम प्लांट किंगडम को देखें तो प्लांट किंगडम को हम ब्रॉडली दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा हमारा क्रिप्टोगेमिया। और जो दूसरा है ये हो जाएगा फेनेरोगेमिया। तो एक है क्रिप्टोगेमिया, एक है फेनेरोगेमिया। पहले हम इन दोनों टर्म्स हैं इनके मीनिंग समझ लेते हैं ताकि अपने को आगे की चीजें क्लियर रहें। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, छिपे हुए, और गेमिया का मतलब होता है गैमिट प्रोड्यूस करने वाली स्ट्रक्चर्स। जिसमें गैमिट बने ऐसे स्ट्रक्चर को गेमिया कहेंगे। तो गैमिट प्रोड्यूस करने वाली स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप सेक्स ऑर्गन्स भी बोल सकते हो ना। तो हमने कहा कि क्रिप्टोगेमिया में ऐसे प्लांट्स आएंगे जो कि जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स हिडन हैं, छिपे हुए हैं। जबकि जो फेनेरोगेमिया है, फेनेरो का मतलब होता है एक्सपोज्ड, और गेमिया का मतलब होता है वही सेक्स ऑर्गन्स। तो ऐसे टाइप के प्लांट्स जिनके सेक्स ऑर्गन्स है वो एक्सपोज्ड होते हैं, उनको आप क्या कहोगे? फेनेरोगेमिया कह दोगे। अब फेनेरोगेमिया में कौन आता है और क्रिप्टोगेमिया में कौन आता है, एक बार बात कर लेते हैं अपन उसके बारे में भी। तो पहले बात करते हैं क्रिप्टोगेमिया की। अगर क्रिप्टोगेमिया के अंदर हम सिंपल बात करें तो इनके अंदर फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं, फ्लावर्स एब्सेंट। दूसरी अगर हम बात करें इनके अंदर रिप्रोडक्शन ऑर्गन की, तो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन रहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन है। इनके अंदर कौन कौन आता है? तो पहले तो आते हैं इनके अंदर थैलोफाइट्स। इनके अंदर आएंगे थैलोफाइट्स। अभी थैलोफाइट्स के बारे में हम और ज्यादा डिटेल में बातें करने ही वाले हैं, तो मैं यहां पर तो आपको एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन सा बता देता हूं कि थैलोफाइट हम ऐसे प्लांट्स को या ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे जिनकी बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, विभेदित नहीं होती है, रूट में, लीफ में, स्टेम में, है ना। तो उनको हम थैलोफाइट्स कहते हैं। आज की डेट में थैलोफाइटा के अंदर आते हैं हमारे एल्गी। अब नए जो प्लांट क्लासिफिकेशंस हैं उनके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी को और फंगी को, दोनों को हटा लिया गया है, यहां प्लांट किंगडम से भी और इस सिस्टम से भी। देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, दे बिलोंग टू मोनेरा, ये मोनेरा के मेंबर हैं। और फंगी जो है वो एक सेपरेट किंगडम है, ये सेपरेट किंगडम है।
तो मैं जो आपको एक बार बात बता रहा हूं, ये इन जनरल बात बता रहा हूं, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगी यहां पर प्लांट्स में नहीं है, ठीक है, इनको सेपरेट कर दिया गया है प्लांट से। ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा में चले गए और जो फंजाई है उनका एक अलग से किंगडम बनाया हुआ है, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम जब भी पढ़ेंगे देख लेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब आगे की बात करते हैं। क्रिप्टोगेमिया के अंदर ही आते हैं दूसरे टाइप के प्लांट्स जिनका नाम है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की बॉडी भी कुछ हद तक थैलोफाइट्स जैसी ही होती है लोअर ब्रायोफाइटा में। जैसे जैसे हम हायर ब्रायोफाइटा की तरफ जाते हैं तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती है। ट्रू लीफ तो इनके अंदर नहीं है, बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर बन जाती है। और तीसरे टाइप के प्लांट्स आते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स हम बात कर रहे हैं एक बार क्रिप्टोगेमिया की। क्रिप्टो का मतलब हिडन, सेक्स ऑर्गन्स यानी जिनमें फ्लावर नहीं बनते। तो यहां हम जितने नाम लिख रहे हैं उनके अंदर एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आपको फ्लावर्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब आते हैं हम फेनेरोगेमिया में। फेनेरोगेमिया के अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनके सेक्स ऑर्गन्स है वो फ्लावर में बनते हैं, तो इनके अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर्स प्रेजेंट है, फ्लावर्स प्रेजेंट है और इनके सेक्स ऑर्गन्स है वो एक्सपोज्ड है, हिडन नहीं है। तो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सपोज्ड। ये बात हो गई हमारी फेनेरोगेमिया के एक बार 2 कैरेक्टर्स की। फेनेरोगेमिया के अंदर कौन कौन आएगा देखो। एक तो आते हैं जिम्नोस्पर्म्स। हालांकि जिम्नोस्पर्म है उनमें नेक डोव्यूल रहता है, असेसरी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं ना, कैलिक्स, कोरोला, वो नहीं पाए जाते। तो हालांकि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो दिख तो रहे ही अपने को बाहर से, इसलिए इनको हमने फेनेरोगेमिया में रखा है। और दूसरे हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर बनता है, फ्लावर के अंदर जो है वो असेसरी फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, और ओव्यूल्स है वो ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड रहते हैं, बंद रहते हैं। तो फेनेरोगेमिया एंड क्रिप्टोगेमिया हमको एक बार के लिए इतना डिस्कस करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर एल्गी के साथ में। एल्गी वो प्लांट किंगडम का ऐसे ही छोटा सा इंट्रोडक्शन था, वो हालांकि सही क्लासिफिकेशन नहीं है बट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब हम एल्गी से स्टार्ट करते हैं कि एल्गी क्या होते हैं, इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट समझिए कि एल्गी टर्म किसने दिया। एल्गी टर्म was given by Linnaeus, कैरोलस लिनियस। कब दिया? 1754 के अंदर। तो एल्गी टर्म किसने दिया, यह सवाल बन सकता है आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए या दूसरा पॉइंट देखिए, स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाती है। स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहेंगे? एल्गोलॉजी, या तो हम कह देंगे एल्गोलॉजी, या हम स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, यही बात हुई। अब ये जो फाइकोलॉजी वर्ड है, ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड है। इट इज ए ग्रीक वर्ड।
और ये जो ग्रीक वर्ड है ये दो शब्दों से मिलके बना है, एक है फाइकोस और एक है लोगोस। आप लोगों को पता है कि लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, स्टडी करना, उसे कहते हैं लोगोस। फाइकोस का मतलब होता है सी वीड, सी वीड, समुद्री खरपतवार, उसे कहते हैं फाइकोस। और लोगोस का मतलब टू स्टडी, पढ़ना। तो समुद्री खरपतवारों की स्टडी करने को फाइकोलॉजी कहते हैं। एल्गोलॉजी, फाइकोलॉजी और एल्गी टर्म किसने दिया? ये 3 पॉइंट क्लियर हुए आप लोगों के। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ फाइकोलॉजी, जनक कौन है फाइकोलॉजी के? तो आपको हर एक ब्रांच की, मतलब हर एक के एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके फादर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, क्या पता पूछ ही ले एग्जाम के अंदर, है ना। तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी है एफ ई फ्रिट्स, एफ ई फ्रिट्स। एफ ई फ्रिट्स ने एक किताब लिखी थी जिसके अंदर इन्होंने एल्गी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। एफ ई फ्रिट्स की एक बुक है और उस बुक का नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। बुक का नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। याद रखना, ये स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, ये किताब है, इसका नाम याद रखना है। आगे बढ़े। अब इतना पूछ लिया आपसे, तो ये भी पूछेंगे कि भाई फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है? भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। यदि ये पूछ ले कि फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या जाएगा? एम ओ पी आयंगर। एम ओ पी आयंगर फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अब ये तो याद करनी पड़ेंगी। नाउ हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट सा देखते हैं कि आखिर एल्गी के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो एल्गी कौन है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स में लिखेंगे। जैसे एल्गी के अंदर रूट, स्टेम, लीफ नहीं पाई जाती। इसका मतलब जो एल्गी की बॉडी है वो बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, विभेदित नहीं है। ऐसी बॉडी को कहते हैं थैलोइड बॉडी, थैलोइड बॉडी। थैलोइड बॉडी का मतलब क्या हुआ? नो रूट, स्टेम एंड लीव्स। ना कोई रूट है, ना कोई स्टेम है, ना कोई लीफ है, इसको कहते हैं थैलोइड बॉडी। दूसरा, इनके अंदर क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और मैं और स्पेसिफिक कहूं तो फोटो ऑटोट्रॉप्स, लाइट का इस्तेमाल करके अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए ये फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं। और फोटो ऑटोट्रॉप्स के तभी हो पाएंगे जब इनके अंदर क्लोरोफिल होगा। तो क्लोरोफिल भी इनके अंदर प्रेजेंट है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? देन नेक्स्ट, इसके बाद हमने देखा कि कोई रूट, स्टेम, लीफ इनके अंदर होती नहीं है, और थैलोइड इनकी बॉडी है। ये फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। एक्सेप्शंस में आपको कुछ क्या मिल जाएंगे? पैरासाइट मिल जाएंगे। मैक्सिमम है वो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मोस्टली,
है ना। एक्सेप्शन आपको जरूर मिल सकता है, इसके अलावा बाकी सारे के सारे जो है वो फोटोऑटोट्रॉप्स होते हैं। अगर हम इनकी हैबिटाट की बात करें तो मोस्ट ऑफ एल्गी एक्वेटिक होते हैं, पानी के अंदर ही होंगे। मोस्ट ऑफ द एल्गी पानी के बाहर नहीं होते हैं। हम अनयूजुअल हैबिटाट्स पढ़ते हैं कि भाई ये एल्गी है वो अलग हैबिटाट के अंदर प्रेजेंट रहता है, ड्राई मतलब टेरिस्ट्रियल हैबिटाट में है, कोई दीवारों के ऊपर ग्रो करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, भले ही वो एल्गी सॉइल के ऊपर ग्रो कर रहा हो, भले ही वो एल्गी दीवार के ऊपर ग्रो कर रहा हो, लेकिन वो दीवार पे भी तभी ग्रो करेगा जब वो दीवार पूरी तरीके से गीली होगी। इसका मतलब यह हुआ कि एल्गी पानी के बाहर ग्रो तो कर पाते हैं, लेकिन ये एल्गी पानी के बाहर भी वहीं ग्रो करेंगे जहां पर मैक्सिमम वाटर होगा। इनकी हैबिटाट में आपको पानी बहुत ज्यादा चाहिए। सो मोस्ट ऑफ एल्गी आर एक्वेटिक एल्गी, दे ग्रो इन द एरिया वेयर द वाटर इज अबंडेंट, जहां पानी बहुत ज्यादा होता है ग्रो वहीं करते हैं। ये बात इनकी हैबिटाट के बारे में होगी। अब उसके बाद में एल्गी के अंदर कोई टाइप का टिश्यू सिस्टम नहीं होता, देयर इज नो टिश्यू सिस्टम, उत्तक तंत्र नहीं है एल्गी के अंदर, देयर इज नो टिश्यू सिस्टम। देन उसके बाद इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम भी नहीं है, जाइलम फ्लोएम नहीं होते, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनकी तो पूरी बॉडी है वो पानी के अंदर है। मतलब इनकी बॉडी के चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं से भी पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो टेरिस्ट्रियल होते हैं वो प्लांट्स के अंदर तो फिर भी रूट की जरूरत है कि वो पानी सिर्फ रूट से ले सकते हैं। ये तो एल्गी है, इनके तो चारों तरफ पानी है, तो कहीं से भी पानी ले लेंगे, इसलिए इनके अंदर रूट सिस्टम डेवलप होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो देयर इज नो वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम भी इनके अंदर एब्सेंट होता है। होपफुली इतनी बातें आपको जो है वो समझ में आई है। अब हम बात करते हैं इनके सेक्स ऑर्गन्स की। अगर हम बात करें सेक्स ऑर्गन्स की, तो इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं। अगर आप हायर एल्गी की तरफ जाओगे तो आपको हो सकता है मल्टी सेलुलर टाइप के भी मिल जाएं। सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, बट खास बात जो हमको याद रखनी है वो क्या है कि इनके सेक्स ऑर्गन्स जो है वो नॉन जैकेटेड होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर बट नॉन जैकेटेड। अब आपको यह लग रहा होगा कि नॉन जैकेटेड क्या है? भाई सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, वो इनमें नहीं होती है, तो उसको हम नॉन जैकेटेड बोल देते हैं। कवरिंग होती तो हम कहते हैं ये जैकेटेड है, कवरिंग नहीं है तो हम क्या कहते हैं इसको कि ये नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर हुआ इतनी बात आपको? आगे बात करते हैं। सेक्स ऑर्गन्स हो गया। उसके बाद अगर आप सिंपल एल्गी से स्टार्ट करोगे और कॉम्प्लेक्स एल्गी तक जाओगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, और वो चीज ये है कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। सिंपल एल्गी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, उनके अंदर सिंपल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसे जैसे ये एल्गी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, एल्गी में खुद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। तो हम एक और बात लिख लेंगे, देयर इज ए प्रोग्रेसिव complexity in reproduction।
रिप्रोडक्शन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। चलिए आगे बात करेंगे। अब मान लीजिए कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें भी होता है उसके अंदर गैमिट्स का फ्यूजन होता है, दो सेल्स का फ्यूजन होता है और उन दो सेल्स को गैमिट्स कहते हैं। यह बात तो तय हो गई कि कोई भी अगर हम बात करेंगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उसके अंदर जो है वो गैमिट फ्यूजन तो होगा। और गैमिट का फ्यूजन जहां होता है तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। अब ये जो एल्गी है, इन एल्गी में जाइगोट बनने के बाद में एम्ब्रियो नहीं बनता, तो हम क्या लिख लेंगे? देयर इज नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन आफ्टर गैमेटिक फ्यूजन। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन आफ्टर गैमेटिक फ्यूजन। गैमेट फ्यूजन होने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इनके अंदर नहीं हो रहा। एल्गी के अंदर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, इसे कहते हैं पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एल्गी की जो मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी, वो मेन बॉडी मोस्टली हैप्लॉइड होती है। जो हैप्लॉइड बॉडी होती है उस हैप्लॉइड बॉडी को गैमेटोफिटिक कहते हैं। मोस्टली हैप्लॉइड विच इज नोन एज गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से गैमिट फ्यूजन होगा, गैमिट फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, तो हम डिप्लॉइड स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और वो जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है उसे स्पोरोफिटिक जनरेशन कहते हैं। कुछ एल्गी के अंदर ये सिर्फ जाइगोट स्टेज तक होती है। जैसे ही एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन होते ही जाइगोट के अंदर तुरंत मियोसिस डिवीजन हो जाता है, ताकि वापस से एक बार के लिए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आ जाए। अब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो आती है, वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर वापस इनकी क्या कहलाती है? गैमेटोफिटिक जनरेशन कहलाती है। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन इनकी मेन जनरेशन होती है। और स्पेरोफिटिक जनरेशन है वो आती तो है लाइफ में, बट वो मेन नहीं होती। तो हम एक चीज और कर लेंगे, डिस्टिंक्ट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट। डिस्टिंक्ट alternation of generation present। एकदम देखने लायक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो प्रेजेंट होता है इनके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, इनके अंदर सेल वॉल is made up of देखो मेनली तो सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है, मेनली सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। बट वही बात है कि इतना बड़ा एल्गी है, किंगडम है ये, तो आपको इसके अंदर बहुत सारे टाइप के और भी एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। बट ग्लैक्टान्स, मैनोज, मिनरल्स like calcium carbonate, calcium carbonate also present। ये टाइप के भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कंपोनेंट्स। उसके बाद एक बार हल्की सी बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में कि आखिर इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है।
तो एल्गी का क्लासिफिकेशन बेसिकली पिगमेंट के बेसिस पे है। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन पिगमेंट्स। क्लासिफिकेशन है वो मेनली बेस्ड अपॉन पिगमेंट्स है। अब पिगमेंट की बात आ ही गई है तो दो चीजें लिख लेते हैं कि क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल में तो क्लोरोफिल ए और कैरोटीन में बीटा कैरोटीन, ये दोनों के दोनों पिगमेंट एल्गी के यूनिवर्सल पिगमेंट है। मतलब एल्गी के सारे क्लासेस के अंदर और सारे ग्रुप्स के अंदर ये पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन, दीज आर द यूनिवर्सल पिगमेंट्स, ये यूनिवर्सल पिगमेंट्स होते हैं। उसके बाद में एक और थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टर्म है। हमने अभी थैलोफाइटा टर्म इस्तेमाल किया जिसको हम थैलस भी बोल देंगे, थैलस लाइक बॉडी। थैलोफाइटा का मतलब हो गया जो प्लांट में थैलस होता है, थैलस लाइक बॉडी होती है, उनको थैलोफाइटा कहते हैं क्योंकि फाइटा मतलब प्लांट होता है। एक टर्म है थैलस। थैलस का मतलब भी वही है कि भाई बॉडी है वो रूट शूट लीफ के अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं होती। थैलस टर्म इज ऑल्सो यूज्ड फॉर यूनिसेलुलर प्लांट बॉडी और यूनिसेलुलर बॉडी। जिसकी बॉडी यूनिसेलुलर होगी उसमें क्या तो रूट होगा, क्या लीफ होगा, क्या स्टेम होगा, है ना। तो उनके अंदर उनकी बॉडी को मतलब अपन थैलस बोल सकते हैं मेनली। उसके बाद आगे बात करें इनके एवोल्यूशन की। कुछ ऐसे लोग हैं इंटेलिजेंट, वो ये कहते हैं कि एल्गी का एवोल्यूशन पहले हुआ, उसके बाद उनमें से क्लोरोफिल गायब हो गया तो फंजाई बन गए। कुछ इंटेलिजेंट लोग ऐसे बोलते हैं कि पहले फंजाई आए, उनके बाद उनके अंदर क्लोरोफिल डेवलप हुआ तो वो एल्गी बन गए। और एक इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप ऐसा भी है जो ये कहता है कि एल्गी और फंजाई दोनों की पैरेलल जो है वो एवोल्यूशन हुआ। तो अपन इस बात के ऊपर बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे कि पहले कौन आया, क्योंकि ये चीज जो है वो बाइज्ड है और पूछी भी नहीं जाएगी एग्जाम के अंदर। तो हम तो ये लिख लेते हैं कि सम फाइकोलॉजिस्ट एंड माइकोलॉजिस्ट। माइकोलॉजिस्ट वो जो फंगी की स्टडी करे, फाइकोलॉजिस्ट वो जो एल्गी की स्टडी करे। सम फाइकोलॉजिस्ट एंड माइकोलॉजिस्ट कंसीडर पैरेलल एवोल्यूशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। इन दोनों का पैरेलल एवोल्यूशन हुआ था। फिर इसके बाद में थोड़ा सा और इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। देखो जो रोमन के लोग हैं, रोमन्स कॉल्ड एल्गी फ्यूकस। रोमन के लोग एल्गी को फ्यूकस कहते थे। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि रोमन्स है उन्होंने एल्गी का क्या नाम निकाला, या वो एल्गी को किस नाम से जानते थे। रोमन्स एल्गी को फ्यूकस के नाम से जानते थे। ठीक है, ये चलिए आगे बात करते हैं। दूसरे हैं चाइनीज लोग। चाइनीज कॉल्ड एल्गी साउ, और उसमें टी साइलेंट है। ये लोग एल्गी को साउ कहते हैं अभी भी। एक और टाइप के लोग हैं दुनिया के अंदर, एंशिएंट हवानियन। एंशिएंट
हवानियन, उन्होंने एल्गी को एज फूड यूज किया, यूज्ड एल्गी एज फूड एंड कॉल्ड देम लिमू। ये याद रखना, लिमू। तो आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट टाइप के टर्म्स आ गए हैं, पूछे जा सकते हैं। रोमन्स जो हैं उन्होंने क्या कहा, फ्यूकस। चाइनीज लोग क्या कहते हैं, साउ। एंशिएंट हवानियन क्या कहते हैं, लिमू। और ये इसको एज फूड यूज करते हैं। वैसे तो एल्गी को एज फूड है वो दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूज करते हैं, अलग अलग जगहों पर एल्गी को एज फूड है वो यूज किया ही किया जाता है। बट आपको एक बार के लिए ये याद रखना है कि इनको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये है हमारे पास में एक सिंपल सा इंट्रोडक्टरी पार्ट रिगार्डिंग एल्गी। तो अब आपको ये चीजें अगर पसंद आई हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच।